गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम टेंस के अगले पार्ट पर बढ़ेंगे और जैसा कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा और आशा करता हूं पसंद भी आया होगा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है एक एक चीज को अच्छी तरीके से आपको मॉडिफाई कर सकूं ताकि आप उससे संतुष्ट हो और आपको अपनी स्टडी में वो पूरा सहयोग करता हुआ होना चाहिए। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट का दूसरा भाग है और इस भाग में हम आपके अगले सेंटेंसेस का स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान पे आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरीके से इसकी पहचान भी जरूरी है। तो सबसे पहले पहचान में आते हैं, वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि। ऐसे वाक्य जिनमें हमें क्रिया में गतिशीलता मिलती है। इंडेफिनिट का जैसा कि तात्पर्य मैंने आपको बताया था, उसी बात इसका भी तात्पर्य स्पष्ट किए देता हूं। इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक काल था और ये कंटीन्यूअस अर्थात किसी भी चीज को गति में लाना, कंटिन्यू करना, मतलब कार्य जारी है। जब इस टेंस में हम जाते हैं तो आप क्या पाते हैं कि कार्य जारी है। इसीलिए इसको कंटीन्यूअस के साथ साथ हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्योंकि इम्परफेक्ट इसलिए क्योंकि इसके बाद परफेक्ट टेंस आता है और ये इम्परफेक्ट है, मतलब अपूर्ण है, अभी कार्य जारी है, पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए इम्परफेक्ट। तो एक एक चीज की बारीकी से जब आप नॉलेज कर पाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और ये टेंसेस जो है ये आपकी ग्रामर में बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी की तरह है। जब आप इसका विधिवत स्टडी कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे, तभी आगे की चीजें आप मेंटेन कर सकेंगे। इसलिए एक एक पार्ट को बहुत गहनता से अध्ययन करना है और आगे बढ़ना है। आते हैं तो वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि। सबसे पहला वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस से लेकर चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में हम देखते हैं सिंगुलर। सबसे पहले सब्जेक्ट आते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद इज, फिर क्रिया में आईएनजी और इसके पश्चात ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने इंडेफिनिट में भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट दिया ही हो, और ऑब्जेक्ट पर भी डिस्क्रिप्शन करेंगे। क्यों? ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार से आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसमें कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, अगली वीडियो में मैं इसको भी शेयर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल यहां पर है ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया है, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट दिया हो और वर्ब दिया हो। ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, दिया है तो लगाना है। तो सब्जेक्ट इज आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके उपरांत हम प्लूरल में बढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस आर, आई एम, आईएनजी इन वर्ब और ऑब्जेक्ट। आर और एम दोनों चीजें नहीं लगानी है, दोनों में से एक चीज इस्तेमाल करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो बहुवचन का आपका कर्ता होगा, इसके साथ आपका आर का इस्तेमाल करना है और एम का इस्तेमाल पर्टिकुलरली आपको आई के साथ करना है। आई के साथ, जी हाँ, करता आई, मैं, और फिर आईएनजी इन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो मैं आपके लिए वाक्य भी सेट कर रखे हैं जिस तरीके से है, क्योंकि आई एक ऐसा करता है जो कि न कि केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बल्कि इसके आगे के भी अन्य टेंसेस में आपको एक अलग इंप्रेशन के साथ मिलेगा, एक अलग कर्ता के रूप में मिलेगा। इसके साथ हम थोड़ा अलग तरीके से ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि एक कारण तो ये कह सकते हैं कि
इसके साथ जो वाक्य की सेटिंग होती है शब्द ही अलग है, क्योंकि एक मात्र ऐसा करता है जो कि स्पष्ट रूप से ये बता रहा है कि मैं अकेला हूं, इसके बावजूद भी, अकेले होने के बावजूद भी इसको बहुवचन माना गया है ना विस्मय की बात। अब ये चीजें हम कह सकते हैं कि अपवाद है इंग्लिश में, जबकि साफ साफ हर टेंस में आप जब जाते हैं तो आपको ये चीज मिलती है कि हर टेंस में एक वचन के कर्ता को एक वचन के कर्ता की तरह ट्रीट किया जाता है, बहुवचन के कर्ता को बहुवचन के कर्ता की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा करता है जिसको हम देख रहे हैं, जान रहे हैं कि ये वास्तव में एक वचन ही है, लेकिन उसको हम बहुवचन के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये एक विचित्र बात है। ग्रामर में एक्सेप्शन कह सकते हैं या ग्रामर बनाने वालों की महानता कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो मेरे हिसाब से बहुवचन में नहीं आना चाहिए। चलिए, जो है नियम बने हैं उसी के अनुरूप हमको आपको चलना पड़ेगा, और इसके लिए चैलेंज करने के बजाय पहले अपने काम पे ध्यान देते हैं। इसलिए वह एक गीत गा रहा है। अब देखिए, सब्जेक्ट ही, इसके बाद इज, इसके बाद गा रहा है, इसलिए सिंगिंग ए सॉन्ग। वह एक गीत गा रहा है, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। वे एक गीत गा रहे हैं, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। और मैं एक गीत गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। इसलिए आप देख लीजिए, ही के साथ इज का इस्तेमाल, दे के साथ आर का इस्तेमाल और आई के साथ एम का इस्तेमाल। कुल मिलाकर के तीनों के साथ भिन्न भिन्न सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल किया गया। अब ये चीज इस चीज को दर्शाती है कि बिल्कुल ये चीज क्लियर कट है कि इसमें आप जब देखते हैं तो आपको तीनों कर्ताओं में भिन्नता पाई जाती है। जबकि आई सिंगल है, लेकिन फिर भी आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है, और वो आपको करना है। इस प्रकार अब ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर होता है। अफर्मेटिव के बाद हम आते हैं निगेटिव पर। निगेटिव में इसी से थोड़ा सा डिफर कर लिया जाए, बहुत परिवर्तन नहीं करना है आपको, इसीलिए मैं इसी में थोड़ा सा वृद्धि किए दे रहा हूं। जहां पर आप इज लगा रखे हैं, इज, और जहां पर आर या एम, इसके ठीक बाद आपको नॉट रख लेना है। थोड़ा सा बस बढ़ा लेना है, समय बचाने के लिए हम कर देते हैं सब्जेक्ट आर एम नॉट। और इसी तरीके से सेंटेंस में आपको हर जगह नॉट को प्लस करते हुए चलना है सहायक क्रिया के ठीक बाद। आपका निगेटिव भी तैयार हो गया। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आर एम, नॉट प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई अलग से चीज नहीं है, बस उसी में ऐड करनी है, कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, आगे पीछे नहीं करना है, केवल सहायक क्रिया के पश्चात आपको नॉट का इस्तेमाल कर देना है। उसी के आगे बढ़कर के आपका दूसरा नियम तैयार हो गया। अब इसके पश्चात हम चलते हैं इंटरगेटिव। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पे जब आते हैं तो इसमें जैसे कि मैंने इंडेफिनिट में आपको बताया था, उसी तरीके से हम इसमें भी कर्ता के पूर्व प्रश्न एवं कर्ता के पश्चात प्रश्न का स्टडी करेंगे। तो कर्ता के पूर्व प्रश्न, अब
सिंगुलर और प्लूरल। इसमें इज प्लस सब्जेक्ट प्लस आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ये देखिए, ये आपका सिंगुलर आ जाता है और ये आपका प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए आप क्या परिवर्तन हुआ। इज प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आर एम प्लस सब्जेक्ट आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं, थोड़ा सा इधर का उधर हो गया क्योंकि कर्ता के पूर्व प्रश्न है। अब इसका अगर हम सेंटेंस का स्टडी करते हैं तो क्या वह एक गीत गा रहा है। अब इसमें देख लीजिए आप, क्या वह एक गीत गा रहा है। इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग। सबसे पहले इज सब्जेक्ट ही, आईएनजी इन वर्ब, सिंगिंग ए सॉन्ग, कंप्लीट। अगर यही वाक्य बहुवचन में आ जाता है तो आपको आर और एम का प्रयोग कर लेना है। जैसा कि मैंने बताया, एम का प्रयोग आई के साथ और अन्य बहुवचन कर्ताओं के साथ आपको आर का इस्तेमाल करना है। इस प्रकार ये कर्ता के पूर्व प्रश्न हो गया। अब हम इसके बाद तुरंत बाद स्टडी करते हैं इसके अगले पॉइंट पर। कर्ता के पश्चात प्रश्न। कर्ता के पश्चात प्रश्न में आपको क्या मिलता है ये भी देख लेते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी चीज ऐड कर देनी है, क्वेश्चन प्लस। ये आपका सिंगुलर हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया। अब इसमें अभी हम प्रश्न को बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं, क्वेश्चन प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन प्लस आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्वेश्चन मार्क उसमें भी बढ़ जाएगा और इसमें भी बढ़ जाएगा, जैसा कि छूट गया था। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आते हैं तो हम लिखते हैं वह एक गीत कब गा रहा था, कब गा रहा है। वह एक गीत कब गा रहा है, कर्ता के पश्चात प्रश्न। तो यहां पर व्हेन ले आए, इसको इस्तेमाल कर दिया, व्हेन इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग। और इसी तरीके से आप प्लूरल में चले जाइए तो प्लूरल में आपको आर लगा देना है। अगर कर्ता आपका आई आता है तो उसमें एम लगा देना है। ये भी कंटिन्यू हो गया, कर्ता के पश्चात प्रश्न। इस तरीके से हमने इंटरोगेटिव का स्टेज भी कर लिया। सबसे पहले अफर्मेटिव किया, फिर उसी में नॉट बढ़ा करके निगेटिव कर लिया। अच्छा, इंडेफिनिट और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। इंडेफिनिट में जैसा कि मैंने अलग अलग लिख के बताया था, लेकिन इसमें क्या है, उसमें और इसमें ये फर्क है। उसमें एस और ईएस का प्रयोग वर्ब में हो जाता था, लेकिन जब हम निगेटिव में पहुंचे तो हमको एक नई चीज मिली, डू या डज का प्रयोग। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इज आर एम का प्रयोग अफर्मेटिव में भी हो रहा था और निगेटिव में भी हुआ। बस उसके आगे हमको नॉट बढ़ाना पड़ा, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस, पूरा का पूरा रूल, पूरा का पूरा मेथड वैसे ही आ गया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले गए, इंटरोगेटिव पहुंचे, इंटरोगेटिव में भी थोड़ा सा आगे पीछा करना पड़ा, वो भी मेंटेन हो गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूअस को कंटिन्यू करते रहना है। और इसका आखिरी पार्ट जो अब बचता है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब कर्ता के पूर्व प्रश्न एवं नहीं, इसमें क्या स्टडी करेंगे? सिंगुलर, सिंगुलर में इज प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल में जाते हैं तो आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका कर्ता के पूर्व प्रश्न एवं नहीं, जैसे क्या वह एक गीत नहीं गा रहा है? Is he not singing a song? क्वेश्चन मार्क। जैसे कि इज का इस्तेमाल हुआ है वैसे ही आपको फिर प्लूरल में जाकर के और एम का इस्तेमाल कर लेना है। इस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का वह पार्ट पूरा हो गया जिसमें हम कर्ता के पूर्व प्रश्न एवं नहीं का इस्तेमाल करते हैं और उसके तहत आने वाले सेंटेंसेस का स्टडी करते हैं। अब पूर्व की जगह पे हम पश्चात कर देते हैं। कर्ता के पश्चात प्रश्न एवं नहीं, जब इसको कर देते हैं तो इसमें थोड़ी सी चीज वही बढ़ जाती है, क्वेश्चन वर्ड बढ़ा करके ये आपका सिंगुलर बन गया और ये आपका प्लूरल बन गया। क्वेश्चन इज प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन आर अथवा एम प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है जब सेंटेंस में लाते हैं वह एक गीत क्यों नहीं गा रहा है, हमने कर दिया क्यों नहीं, तो वाई वर्ग गया, यहां पे वाई आ गया और ये आपका इस्तेमाल हो गया वाई इज ही नॉट सिंगिंग इज। इस तरीके से आपका कंटीन्यूअस टेंस तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चन वर्ड की जिनका जिक्र मैंने आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था। ये चीज तो आपने देखी ली, समझ ली, क्लियर हो गया किस तरीके से आपको आगे पीछे करके इन सेंटेंसेस को सजेस्ट करना है। और इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है क्योंकि उसमें रूलिंग घट बढ़ रही थी, इसमें शुरुआत से एक ही रूलिंग चली है, वही हेल्पिंग वर्ब चले हैं और आगे पीछे करके आपने रूलिंग में चेंज करके बड़ी सरलता से इसको कर लिया। इसकी एक्सरसाइज सब करेंगे आप तो आपको ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगी और आसानी से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उन बिंदुओं पर जो कि थोड़ा सा कठिन है। इसी में ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था, मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया था जो कि क्वेश्चन वर्ड है जिनके साथ वास्तव में समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो उस डिफिकल्टी को मैं यहां पर भी दूर करूंगा। और वो वर्ड है हुज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच। इसमें भी उसी तरीके से करेंगे। जब ये रूल आ जाता है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लाते हैं प्लस सहायक क्रिया इज, आर या एम, जैसा भी करता हुआ आपका। एक वचन में करता है तो इज, बहुवचन में करता है तो आर, आई दिया हुआ है तो एम। इस हिसाब से सबसे पहले क्वेश्चन, फिर ऑब्जेक्ट
जो कि कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। उसके बाद इज आर एम का प्रयोग। इसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे प्लस आईएनजी एंड वर्ब। इस तरीके से आपका ये चैप्टर भी क्लियर होता है। इसका भी दिखा देता हूं आपको एग्जांपल। वह कौन सा गीत गा रहा है? Which song is he singing? अब आप देख लीजिए, which, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी इनका। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस भी पूरा हो जाता है। यदि इसमें भी नाट का बोध हो, वह कौन सा गीत नहीं गा रहा है, तो which song is he, यहां पर आपको नाट लगा देना है। अगर नाट होता है तो आपको which song is he not singing, ये भी पूरा हो गया आपका। नॉट से भी प्रयोग है, क्वेश्चन वर्ड तो है ही है, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो सकता था, उसकी भी पॉसिबिलिटी थी, वो मैंने क्लियर कर दिया आपको। इस तरीके से ये आपका टेंस अब यहां पर क्लियर होता है। अब केवल एक ही वर्ड रह जाता है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक वर्ड, वो वर्ड जिसमें आप ये चीज देखते हैं कि प्रश्नवाचक जो आपका हु रह गया, जैसा कि मैंने बताया था कि हु का इस्तेमाल ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कि एक वचन के कर्ता की तरह के साथ हम ट्रीट करते हैं। जैसे राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, या वह एक गीत गा रहा है। तो अब इसी जगह पर अगर सेंटेंस आ जाए कि कौन एक गीत गा रहा है, तो हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, एक वचन के कर्ता की तरह, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बिल्कुल आप उसको ट्रीट करके वैसे ही रख दीजिए, और ये चीज तो आपके यहां से क्लियर हो जाती है। इस तरह से ये दूसरा सेंटेंस आपका पूरा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरा करने के बाद हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पूरा किया, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बाद हम परफेक्ट की ओर चलेंगे। लेकिन उससे जाने से पहले मैं अपने अगले वीडियो में एक नई चीज आपको दूंगा, जो कि वास्तव में टेंसेस की बिहाफ पे बहुत जरूरी है, जिसमें कई चीजें ऐसी हैं जो कि आपको बीच बीच में एक्सरसाइज में मिलती रहती हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि टीचर्स उसको छुड़वा देते हैं ये कहकर कि ये आपके काम का नहीं है, ये आपके मतलब का नहीं है, अभी आगे आओगे तो पढ़ाएंगे। तो हम क्यों ना उन सब चीजों को साथ में समेटते हुए चलें। अब वो चीजें क्या है, ये एक मिस्ट्री है या क्लाइमेक्स कह लीजिए, या कह लीजिए कि ये एक जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, और आगे जब आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, तो आपको लगेगा हाँ, अरे हाँ, ये चीज तो वास्तव में मैंने कहीं देखी नहीं है, कहीं पढ़ी नहीं है, कहीं मिली नहीं है, मिली है तो इस लेवल पे नहीं मिली है, और हर किसी टीचर ने इसको समझाने का कोशिश नहीं किया। लेकिन मैं आपको इसकी ओर ले चलूंगा ताकि आप मेरे अगले वीडियो में इन चीजों को यहीं से समेटते हुए चले, तो वो चीजें बाद में इकट्ठी होकर आपको परेशान ना कर सके, और इजिली आप अपनी एक्सरसाइजेस या स्टोरीज बनाने में इन सब चीजों को टेंसेस के साथ साथ लेकर चले। उसको अलग से अगर मैं पढ़ाऊंगा या अलग से बाद में बताऊंगा, तो फिर उसके लिए आपको एक अलग डिपार्ट लेकर चलना पड़ेगा, उनका कलेक्शन अलग करना पड़ेगा। लेकिन टेंस के साथ साथ में आप करके चलते हैं तो ये आपके बेनिफिशियल होगा। ओके, गुड डे।